हमने नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के बारे में अभी तक जो भी कुछ जाना है वो बिल्कुल गलत था। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह से लेकर नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह तक सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबके मन में यही ख्याल आता है कि नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर है और इसीलिए वो सबसे ठंडा ग्रह है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अब गर्मियों के मौसम में किसी भी ग्रह का तापमान बढ़ता है या फिर घटता है? जाहिर सी बात है कि ये हमेशा बढ़ता है। लेकिन दोस्तों नेपच्यून के साथ ऐसा नहीं होता और नेपच्यून हमारे सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जो गर्मी में सूरज को फेस करने के बावजूद ठंडा होता है। लेकिन नेपच्यून के बारे में ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब तक हमने नेपच्यून के बारे में जितना भी जाना है उनमें से ज्यादातर बातें गलत साबित हो चुकी हैं। नासा ने अब तक हमें बताया है कि नेपच्यून ग्रह ज्यादातर मीथेन गैस से बना है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि असल में नेपच्यून के अंदर ईथेन पाया जाता है। और ये सारी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं कि नेपच्यून वास्तव में वो नहीं है जो हमने सोचा था। अब आप जरा इस फुटेज को देखो जिसमें देखकर लगता है कि नेपच्यून काफी शांत ग्रह है। लेकिन अब जरा नेपच्यून की इस आवाज को सुनो जिसमें लगता है कि ये किसी बिजली के कड़कने की आवाज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये आवाज नेपच्यून ग्रह के अंदर चल रही तूफानों की आवाज है। दोस्तों ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि अगर इन हवाओं की चपेट में हमारा ग्रह यानी कि धरती आ जाए तो उन हवाओं के बल के चलते हमारी पृथ्वी भी उन हवाओं के अंदर बहने लग जाएगी। और नेपच्यून पर एक ग्रेट डार्क स्पॉट भी पाया जाता है जहाँ पर हद से भी ज्यादा तेज तूफान चलते हैं और इस छोटे से निशान के अंदर हमारी पृथ्वी भी समा सकती है। लेकिन अगर आप इस धब्बे को बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपको इसके अंदर एक बादल नुमा तूफान नजर आएगा जिन्हें सीरस क्लाउड्स कहा जाता है। और इन क्लाउड्स की सबसे खास बात है कि जहां दूसरी तरफ बादल भाप से बने होते हैं वहीं ये सीरस क्लाउड्स आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। और इनके मौजूद होने का मतलब है कि नेपच्यून का ऊपरी वातावरण हद से भी ज्यादा ठंडा है। इसी वजह से स्कूटर क्लाउड्स नाम का ये बादल महज 16 घंटों में लगातार नेपच्यून का एक चक्कर लगाता है। जैसे ठंडी हवाएं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की गर्म हवाओं की ओर जाती है और अगर ये डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा हुआ तो हवाओं की स्पीड काफी तेज हो जाती है। अब ये प्रोसेस हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि ये तूफान हमारे पूरे सौर मंडल में नेपच्यून ग्रह पर सबसे ज्यादा तेज होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात आती है कि अगर नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर है, जहाँ तक सूरज की रोशनी भी सही ढंग से नहीं पहुँच पाती है और उसका पूरा वातावरण ठंडा है, तो हवाओं को तेज करने के लिए वहाँ पर गर्म वातावरण कैसे बन पाता है? और ऐसा वहाँ पर क्या है कि जो एटमॉस्फेयर को गर्म कर पाता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक उसके पीछे का हाथ है उसके वातावरण में मौजूद मीथेन का। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून के अंदर मीथेन उस पर गिर रहे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते नेपच्यून का वातावरण लगातार गर्म होते जा रहा है। लेकिन ये बात भी विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ऐसा प्लैनेट जो कि धरती के मुकाबले सूरज से 30 गुना ज्यादा दूरी पर है, उसको सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट ही इतना ज्यादा गर्म कर रहा है। अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीब है। लेकिन बाद में और ज्यादा गहराई से अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि इस गर्म आग में घी डालने का काम यानी कि इसके तापमान को बढ़ाने का काम असल में नेपच्यून का सबसे बड़ा ग्रह ट्राइटन कर रहा है। दरअसल नासा का वॉयेजर 2 सैटेलाइट जब ट्राइटन के पास से गुजर रहा था तब उसने काफी सारी जानकारियों को एकत्रित किया था और उसे धरती की ओर भेज दिया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके हमारे सामने पेश किया। लेकिन दोस्तों आखिर नेपच्यून का चांद ट्राइटन नेपच्यून को गर्म कैसे कर रहा है? अब ट्राइटन पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जो इस तरह के एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है और इसी ऑर्बिट के अंदर इस ग्रह के गर्म होने का राज छिपा हुआ है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल ट्राइटन की रेट्रोग्रेड ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट है जिसमें नेपच्यून जिस दिशा में घूमता है ट्राइटन उसके बिल्कुल उल्टा घूमता है। और इसके पीछे का कारण है कि ट्राइटन पहले कुइपर बेल्ट का एक हिस्सा हुआ करता था, इसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते अपने ओर कैप्चर कर लिया था। और उस समय जैसे ही ट्राइटन को कैप्चर किया गया उसने नेपच्यून के इर्द गिर्द पहले से घूम रहे छोटे छोटे मून्स को नेपच्यून के अंदर धकेल दिया। जिस तरह उल्का पिंड धरती पर गिरते हुए प्रेशर की वजह से गर्म हो जाते हैं और अपने साथ वातावरण को भी गर्म कर देते हैं, ठीक वैसे ही इस नेपच्यून ग्रह के साथ हुआ। इसके सारे चांद जब नेपच्यून ग्रह पर गिरने लगे तो नेपच्यून का वातावरण भी गर्म होने लगा और तब से लेकर अब तक वो मीथेन की वजह से गर्म है।
वास्तव में नेपच्यून के दक्षिणी हिस्से में साल 2005 से ही गर्मियों का मौसम चल रहा है और जिस प्रकार नेपच्यून ग्रह अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 165 सालों का समय लेता है, इसलिए वो जगह 2045 तक गर्म ही रहेगी, जिससे वो आने वाले 20-25 सालों में और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने 2006 से लेकर 2020 तक नेपच्यून के इंफ्रारेड इमेजेस को स्टडी किया कि वो तो इस गर्मियों के मौसम में गर्म होने की बजाय ठंडा हो रहा है, वो भी किसी 1 या 2 डिग्री से नहीं बल्कि पूरे 8 डिग्री से, जो कि वैज्ञानिकों की उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। और इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि ये केवल RCT यानी कि रेडिएटिव कूलिंग टाइम की वजह से होता है और इसके पीछे की कोई बड़ी वजह तो नहीं है, लेकिन हर एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के लेयर्स अपने केमिकल कंपोजिशन की वजह से सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे एक समय बाद रिलीज करते हैं। और नेपच्यून के केस में ये पता चला कि उसकी अंदरूनी लेयर ट्रोपोस्फेयर, जिसका RCT बहुत ही ज्यादा है, और इसके ऊपर की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर, इसकी RCT बहुत ही कम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वो ट्रोपोस्फेयर जिसके बादल सूरज की रोशनी को बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं, वो जल्दी ठंडे होने वाले स्ट्रेटोस्फेयर से काफी ज्यादा मिलता है और इन सब के चलते नेपच्यून हमें बाहर से बहुत ज्यादा ठंडा नजर आता है। लेकिन इसके अलावा मीथेन तो इंफ्रारेड लाइट को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो फिर मीथेन की वजह से इंफ्रारेड इमेजेस में हीट एब्सेंट नजर क्यों नहीं आती है? लेकिन बावजूद इसके वरुण ग्रह की गर्मियों का मौसम काफी ज्यादा रहस्यमय है, जब तक वैज्ञानिकों का कोई आखिरी निर्णय ना आ जाए। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा कारण आया है, नेपच्यून को ठंडा करने की वजह मीथेन नहीं बल्कि ईथेन है, जो कि अब तक किसी भी वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था कि नेपच्यून पर वो मौजूद है, क्योंकि उनकी थ्योरी के अनुसार नेपच्यून का साउथ पोल सूरज को फेस कर रहा है और उस पर गिरने वाली सूरज की रोशनी मीथेन को ईथेन में तब्दील कर रही है और इस साधारण सी प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहा जाता है। दरअसल इस प्रक्रिया में फोटोलाइसिस की वजह से मीथेन गैस मिथाइल में टूट जाती है। मिथाइल आपस में जुड़कर ईथेन का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसका भी जवाब है और उनका मानना है कि जैसे ही ईथेन बनती है और उस दौरान जैसे ही कोई ऊर्जा निकलती है, वो तेज हवाओं की वजह से नेपच्यून के वातावरण में ही सर्कुलेट हो जाती है और नेपच्यून ग्रह का बाहरी वातावरण इतना ज्यादा गर्म नहीं होता कि वो इंफ्रारेड इमेजेस में गर्म नजर आए। इसका सीधा सा मतलब है कि वरुण ग्रह गर्मियों के मौसम में गर्म तो होता है, लेकिन वो अपनी गर्मी को छुपा लेता है। हम उसे नजरअंदाज करते हुए आ रहे हैं। दरअसल नासा ने जुपिटर पर 9 मिशन और शनि ग्रह पर 4 मिशन भेजे हैं, जबकि नेपच्यून पर एक भी मिशन नहीं भेजे हैं। और नेपच्यून के बारे में अब तक हमें जितनी भी जानकारियां मिली है वो सिर्फ और सिर्फ वॉयेजर 2 ने दी है और उसकी नजर में भी नेपच्यून कभी था ही नहीं। अब नेपच्यून पर एक अलग मिशन चाइना कंडक्ट कर सकता है, जिसमें वो अपने नए इंटरस्टेलर एक्सप्रेस प्रोग्राम के अंतर्गत नेपच्यून पर वो न्यूक्लियर पावर प्रोब भेजने वाला है और वो भी सिर्फ अपने दुश्मन अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। दरअसल इंटरस्टेलर एक्सप्रेस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नासा के वॉयेजर प्रोग्राम की तरह सौर मंडल के कवच यानी कि हेलियोस्फीयर और उसके बाहरी वातावरण को समझने के लिए भेज रहा है। और इसमें भी वॉयेजर प्रोग्राम की तरह इसके अंदर 2 स्पेस प्रोब्स इंटरस्टेलर मिशन के लिए भेजे जाने वाले थे, लेकिन चाइना अमेरिका के वॉयेजर की तरह कॉपी करना नहीं चाहता था। इसलिए चाइना के वैज्ञानिकों ने अपने दोनों प्रोब में से एक प्रोब के अंदर एक मिनी प्रोब को लगा दिया है, जिसे नैप यानी कि नेपच्यून एटमॉस्फेरिक प्रोब कहा जाता है, जो कि अब नेपच्यून के रहस्यमयी एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है। यानी कि ये वो चीज होगी जिसे अब तक नासा भी हासिल नहीं कर पाया है। और अगर चाइना ने ये सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, ये पहली बार होगा कि उसकी स्पेस एजेंसी नासा से कहीं ऊपर है। और चाइना का ये दावा है कि उनका ये प्रोब साल 2038 तक नेपच्यून के पास भी पहुंच जाएगा। लेकिन चाइना को चुनौती देने के लिए नासा ने खुद का भी एक नेपच्यून प्रोब तैयार करने वाला है, लेकिन वो तो लॉन्च भी आज से 10 साल बाद होगा, जबकि चाइना का नेपच्यून प्रोब अगली साल ही लॉन्च हो सकता है। यानी कि चाइना नासा के प्लान को पछाड़ सकता है, जबकि नासा 2033 में अपने प्रोब को भेजने के लिए अपने सबसे ताकतवर रॉकेट SLS रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। वहां पर पहुंचने के बाद नासा नेपच्यून के साथ साथ उसके चांद ट्राइटन को भी अध्ययन करेगा। दरअसल ये मिशन नेपच्यून के ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर को छोड़ेगा, जो उसके वातावरण में घुसकर आधे घंटे तक उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा और फिर उस डेटा को अध्ययन करके पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजेगा, जिससे वैज्ञानिक उसके कॉम्पोजिशन, उसके वातावरण में हो रहे उथल पुथल और उसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानकारी जुटाएगा, जिससे हमें नेपच्यून की उत्पत्ति के राज पता चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही नासा का एक और मिशन भी प्लान्ड है, जिसका नाम है ट्राइडेंट,
जो हमें नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में जानकारी देगा, जिसके बाद नासा के इस मिशन के बाद हम नेपच्यून ग्रह के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे और उसके रहस्यों का पर्दाफाश कर पाएंगे कि वो तब तक अपने ऑर्बिट में ही बना रहे। क्योंकि अगर हाल ही में देखा जाए तो प्लूटो के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसके नेपच्यून के साथ टकराने के चांसेस काफी ज्यादा है। दोस्तों आखिर प्लूटो के साथ क्या हुआ और कुइपर बेल्ट क्या होता है, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।